नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। इस कहानी में का जो थीम है, जो ये कहानी रिवॉल्व हो रही है जिस चीज़ की तरफ, वो ये है कि हमने क्या पाया। लोग उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं जिसमें बात ज़्यादातर होती है कि हमने क्या खोया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि खोने के साथ साथ मिलता भी कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो वैसे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा जन्म भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन दिनों था, ज़िला सहारनपुर, जो आजकल 2000 के बाद उत्तराखंड बना और सन 1988 के बाद ये हरिद्वार ज़िला। तो वहीं हरिद्वार के करीब 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव बहादुरपुर जट, मेरा एक किसान परिवार में जन्म हुआ। पिताजी किसान थे, पूरा परिवार खेती किसानी करता था, थोड़े बहुत काम थे और एक संयुक्त परिवार में जन्म हुआ। तो कोई ऐसा बड़ा हमारा कोई ड्रीम भी नहीं था कि हमें ज़िंदगी में ये करना है वो करना है। गांव के बच्चे थे और गांव के बच्चों का ज़्यादा बड़ा सपना उस जब टाइम पे तो नहीं होता था। हम पुलिस के सिपाही को या सेना के जवान को या कोई कोई भी अगर सरकारी नौकरी का आदमी या आ जाता था, ड्राइवर हो चाहे पटवारी हो चाहे जो भी हमारे जिनके हमारे से मतलब जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते थे, टीचर लोग हो जाते थे, तो हम उनसे बड़े प्रभावित होते थे और सोचते थे कि इनमें से ही कुछ अगर हम भी बन जाएंगे तो कोई हमारे लिए ठीक हो जाएगा। तो पढ़ाई हुई गांव में ही। उन दिनों एक मॉन्टेसरी स्कूल खुल गया था जिसमें हमको शुरू से ही पहली क्लास से ABCD सीखने का मौका मिला, जो कि शायद उस टाइम पे प्राइमरी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती थी, सिक्स्थ में सीखते थे। लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर वापस जब फिफ्थ करी उस स्कूल से गांव के, तो सिक्स्थ क्लास में फिर से वही सिलेबस, वही ABCD सीखने को, वही दोबारा से ABCD हमने पढ़ी। इस तरीके से टेंथ पास हुई। टेंथ में फर्स्ट डिवीज़न आई थी उस टाइम पे, 63%, थोड़ा अच्छा माने जाते थे। और फिर थोड़ा गणित से डर लगता था तो इसलिए बायो लिया। बायो लेने का कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं था कि डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ है। हालांकि परिवार में बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, ABMS उन्होंने डिग्री की थी, लेकिन कोई ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ भाई बायोलॉजी लेनी है। बस गणित से डर लगता था तो बायो ले ली। और साइंस साइड उस ज़माने में नाइन्थ क्लास में आते ही आपको स्ट्रीम चुननी होती थी। तो 3 स्ट्रीम होती थी, कॉमर्स, आर्ट साइड और साइंस साइड बोला करते थे। तो साइंस साइड थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये पढ़े लिखे बच्चे हैं तो साइंस साइड ले ली। तो इस तरीके से साइंस साइड लेके ट्वेल्थ पास की बायो से। ट्वेल्थ में मेरे 53% मार्क्स आए थे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि गांव में ही रहते हुए काफ़ी सारे हमारे गांव के लोग मिलिट्री में थे, फौज में थे। तो जब छुट्टी आते थे तो उनसे थोड़ा वो देखते थे कि भाई अपनी अपनी बात बता रहे हैं, कहीं कहीं रहते हैं, तो एक कौतूहल होता था, एक आश्चर्य कि हाँ फौजी आदमी की तो भाई बड़ी इज्जत है, छुट्टी आते हैं इतने इतने टाइम बाद, लोग इनको पसंद करते हैं। तो फिर हमारे मन में भी एक आई कि क्यों ना फौज में जाया जाए। और 11वीं कक्षा में जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तो वहाँ NCC, आर्मी NCC हुआ करती थी, तो हमने आर्मी NCC भी ली। तो उससे हमें थोड़ा सेना को नज़दीक से देखने का मौका मिला। अच्छा, फौज में भी जाने का कोई मन में ये नहीं था कि भाई हम अफसर बनेंगे, जवान बनेंगे, क्या बनेंगे, बस फौज में जाना है। तो उसी सिलसिले में 11th के ही दौरान मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। उस टाइम पे एयरफोर्स में 10th क्लास करके भर्ती हो जाते थे, और शायद 60% फर्स्ट डिवीज़न वाला आदमी उसके लिए एलिजिबल होता था। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। तो मेरा कॉल लेटर आया और अम्बाला घर से थोड़ा 6-7 घंटे की दूरी पे मैं अम्बाला पहुंचा और मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो इंग्लिश में आया था वो पेपर। तो मैं ज़्यादा उन दिनों इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा उसमें नहीं कर पाया। और मैं फिर बिना रिज़ल्ट की वेट किए ही चल दिया था कि भाई होना मुश्किल है। उसके बाद फिर ट्वेल्थ
में आए। 12th में आने के साथ साथ फिर ये नेवी के उन दिनों अखबारों में वैकेंसी निकलती थी कि भाई एवरी सैटरडे भर्ती होती है। मेरठ हमारे पास नज़दीक था तो वहाँ जाके आप भर्ती हो सकते हैं। तो मैं चला गया एक दिन मेरठ, वहाँ पे हाथी खाने में उनका भर्ती ऑफिस था। गेट पे पहुँच गया तो बोले हाँ भाई क्यों आए हो? मैंने कहा सर भर्ती होने के लिए आया हूँ। एज क्या है तुम्हारी? मैंने कहा सर अभी 16 साल का हूँ। और बोला 17 के नहीं हुए? बोला नहीं नहीं सर अभी तो नहीं हुआ। बोला भाग जा, 17 साल से कम के आदमी भर्ती नहीं हो सकता। तो मैं घर आ गया। फिर अब इधर अप्रैल 1990 में मेरी 17 साल की उम्र पूरी हुई और तभी मेरी नेवी से मैंने अप्लाई किया था तो कॉल आ गई। तो मैंने लैंसडाउन एक जगह है गढ़वाल में, वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया, रिटन टेस्ट दिया, मेडिकल फिजिकल सब कुछ हुआ और बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो गए थे। उसी तो 1990 के अप्रैल में बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और इधर बोर्ड के एग्ज़ाम का वेट हो रहा था और उधर नेवी के एग्ज़ाम का भी वेट हो रहा था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया और करीब 15 या 16 जून को नेवी के भी उसका रिज़ल्ट आ गया था। तो फिर पता चला भाई नेवी में भर्ती हो गए। तो ये बड़ी उस टाइम की बड़ी यूनिक बात थी गांव में, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग हमारे आर्मी में थे, लेकिन एक हमारे गांव के बड़े भाई साहब थे वो नेवी में थे, लेकिन उनसे कभी बातचीत कभी परिचय नहीं हुआ। आते थे छुट्टी तो बड़े थे हमारे से तो ज़्यादा कुछ बातचीत हो नहीं पाई। तो परिवार में भी ज़्यादा किसी को मालूम नहीं था कि भाई नेवी क्या होती है, कहाँ जाना है, कैसे होना है। तो खैर उन भाई साहब से परिचय हुआ, मिलना हुआ। जब वो छुट्टी आए थे तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे होगा, ट्रेनिंग होगी तुम्हारी 6 महीने की, वहाँ चले जाओगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर नेवी में चले गए, ट्रेनिंग व्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ जाके फिर थोड़ा सा देखने को मिला कि भाई यहाँ किस किस तरीके के काम हैं, कौन कौन किस किस लेवल पे होता है। यहाँ कोई लोग ऑफिसर भी कहलाए जाते हैं। हम नौसैनिक में गए थे, जवान थे, हम सेलर थे, तो मतलब थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। फिर वहीं थोड़ा ट्रेनिंग के दौरान ही मन में आया कि यार अगर अफसर बनने के लिए कुछ में करना पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे, सोचेंगे, तैयारी करेंगे। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पहली पोस्टिंग गोवा में हुई। 91 में मैं गोवा पहुंचा। तो चूँकि 12th करके भर्ती हुआ था तो पढ़ाई करने का मन था। तो मैंने फिर घर वालों को बोला कि भाई आप मेरे प्राइवेट फॉर्म भर दिया करना बीए के और मैं आके एग्ज़ाम दे दिया करूँगा। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। तो खैर पहुँचे वहाँ तो हमने थोड़ा वहाँ का माहौल देख के भाई अप्लाई किया ऑफिसर लाइन के लिए। तो उन दिनों CW स्कीम बोलते थे नेवी में, कमीशन वर्दी स्कीम। तो उसको रिटन टेस्ट से पहले वो एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टाइप का करते थे कि भाई कैंडिडेट आगे जाने के लायक है या नहीं है। तो जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड में मैं गया तो हमारे वहीं के ऑफिसर थे और 2-3 ऑफिसर बैठते थे उस एग्ज़ाम में। तो उन्होंने जो भी पूछा मेरे से, जनरल नॉलेज वगैरह जो भी था वो मैंने सब उनको बता दिया और मेरा हिंदी में ही उनसे इंटरव्यू हुआ। तो लास्ट में उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम तुम्हारी इससे नॉलेज से जो भी तुम हमने पूछा तुमने बता दिया, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में बोल को दिखाओ, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। तो मैंने थोड़ा, आदत नहीं थी, गांव से गए थे और नेवी में थोड़ा बहुत हम सुनते थे इंग्लिश, लेकिन बोलने का तब तक नहीं हुआ था। तो मैंने कहा सर मैं फ़िलहाल तो बोलने में मुश्किल है, झिझक हो रही है। और बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल और थोड़ा तैयारी करो, मेहनत करो और फिर अगले साल आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगले साल आएंगे। तो फिर मैं आया। तो इंग्लिश बोलने का कुछ वहाँ पे कुछ सिखाने वाला तो था नहीं, माहौल से ही सीख सकते थे। तो खैर मेरे साउथ इंडियन काफ़ी सीनियर भी थे, दोस्त भी थे, थोड़ा उनके साथ बात करके थोड़ा रीडिंग करके लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, इंग्लिश की किताबें ली, पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा 1 साल में मैं फिर से दोबारा गया। तो दोबारा उस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड में मैं इस बार में पास हो गया था क्योंकि इंग्लिश बोलना सीख गया था। अब रिटर्न एग्ज़ाम था। तो रिटर्न एग्ज़ाम में थोड़ा मैथ्स वीक था तो मेरे
बाकी पेपर तो निकल गए, इंग्लिश, जनरल साइंस था और जो भी एक दो पेपर एक्स्ट्रा था वो पास हो गया, लेकिन मैथ्स में मैं रह गया। उसके बाद फिर वो ओवर एज भी हो गई। तो ये एक मौका गया हाथ से। मिला क्या, ये तो गया, अब मिला क्या? मिला ये कि इसके साथ साथ 94 तक आते आते मेरी बीए भी कंप्लीट हो गई। मैंने बीए कर लिया और बीए में संयोगवश, कोई आइडिया नहीं था क्योंकि 12th क्लास साइंस साइड से किया था, बायो से, तो क्या क्या सब्जेक्ट ले वो भी जब मैं घर पे था एक दिन फॉर्म भरने से पहले पिताजी से, बड़े भाई साहब से बात हुई क्योंकि वही दोनों हमारे यहाँ ग्रेजुएट थे। तो पिताजी ने कहा भाई पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि एलएलबी पिताजी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। और बड़े भाई साहब, हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, मैं इतिहास पढ़ना चाहता था और इतिहास खुद से, और बड़े भाई साहब ने बोला भाई इंग्लिश ठीक रहेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने ले लिए और इन तीनों का कॉम्बिनेशन 94 की बात है ये, जब मैंने 92 में मैंने शुरू किया पढ़ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये भविष्य में ये कॉम्बिनेशन मेरे इतना काम आएगा। तो 94 में मेरी बीए हो गई। बीए के बाद अब क्या करना है, पढ़ने का मन तो था, एमए मैंने करना चाहा, तो मैंने वहाँ सब्जेक्ट पता नहीं चेंज कर दिया। मैंने सोचा कुछ समाज सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी से एमए करते हैं, क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में पोस्टिंग आई थी तो वहाँ एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करके एक इंस्टीट्यूट था। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कुछ एमए सोशियोलॉजी करके, तो यहाँ से कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे। आइडिया कुछ नहीं था। तो खैर मेरा 50% मार्क्स के साथ एमए सोशियोलॉजी भी कंप्लीट हुआ, 96 की बात है। तभी फिर उन दिनों सीडीएस के लिए प्रयास शुरू किया, तो मेरा सीडीएस का रिटर्न क्लियर हुआ और मेरा फर्स्ट एसएसबी आया जनवरी 98 में। तो उस एसएसबी को मैं इलाहाबाद देने के लिए गया और थोड़ी तैयारी भी की थी, कोचिंग भी ली थी देहरादून में, कर्नल आई की एक एकेडमी है। लेकिन वहाँ सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन एसएसबी में मेरा नहीं हुआ। तो ये एक दूसरा चांस मिस हुआ। लेकिन मिला क्या, हम तो बात तो यही कर रहे हैं ना, मिला क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। तभी फिर मैंने, जब ये मेरा तो सीडीएस के लिए ओवर एज हो गया था, तो मैंने फिर एक डिपार्टमेंटल हमारी कमीशन होता है एग्ज़ाम, हायर एजुकेशन टेस्ट बोला करते हैं उसको, HET, वो मैंने देना शुरू किया और वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ। वो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर मेरी एसएसबी आई और 3 एसएसबी मेरी मैं अपीयर कर पाया। मैक्सिमम 3 चांस मिलते थे, हमेशा स्क्रीन इन हुआ और अच्छे इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन तीनों बार नहीं हुआ। खैर तो मायूसी तो हर एक इंटरव्यू के बाद होती थी कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए। तो फिर उसी दौरान फिर डिसीजन लिया कि भाई चलो अब यहाँ भी फ्यूचर नहीं है, तो अब कुछ और सोचते हैं, अब नेवी से बाहर निकल के और फिर कुछ देखेंगे क्या हो सकता है। तो 15 साल की सर्विस मेरी 2005 में कंप्लीट हुई। एज थी उस टाइम 32 ईयर्स। तो मैं उसी दौरान एक दो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एमबीए, एचआर, ये सब कुछ किया था कि बाहर जाके कुछ करेंगे। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे प्राइवेट सेक्टर में उडुपी एनसीसी में रहते हुए मुझे मिली, मणिपाल ग्रुप के साथ। मैंने अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू आ गया। मैं इंटरव्यू देने के लिए बेंगलोर गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, फॉरेनर्स भी थे इंटरव्यू में, एंड दे ऑफर्ड मी द पोजीशन एट बेंगलोर टू लुक आफ्टर देयर कन्वेंशन सेंटर। तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ मेरे से 6 महीना पहले रिटायर हो चुके मेरे ही सीईओ जो मेरी एनसीसी के थे, वो भी ज्वाइन कर चुके थे, एंड ही यूज वाज टू बी माई सीनियर। तो मुझे उनके अंडर में काम करना था। तो मुझे लगा यार अभी चेंज होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। अभी पहले से इनको देख रखा है 1-2 साल, फिर से वही वहीं जाके वही रूटीन, वही माहौल, वही वाला। तो वो मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं करनी है। हालांकि सैलरी अच्छी दे रहे थे, सब कुछ था, बढ़िया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं घर आ गया।
अनडिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या करना है। तो उन्हीं दिनों हमारे इलाके में प्राइवेट सेक्टर की शुरुआत हो रही थी, सीडकुल बना था हरिद्वार के आसपास के इलाके में। तो मैंने अपने बायोडाटा की 50 30 40 कॉपी बनाई और मैं डेली सुबह निकल जाता था और फैक्ट्रियों में बायोडाटा दे देता था कि भाई किसी भी तरीके की कोई भी, आप सिक्योरिटी में रख लो, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रख लो, आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में रख लो, कहीं भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं काम कर लूँगा। तो तभी एक मुझे बजाज की शोरूम की एजेंसी से भी कॉल आई और मैं वहाँ गया। उन्होंने इंटरव्यू लिया, बायोडाटा देख के पहले तो चौंक गए कि जी ये जॉब तो आपके लायक नहीं है, आपने तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, ये तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ करने के लिए, आप अगर मौका दे देते हो। उन्होंने कहा ठीक है, सैलरी। मैं कहा सैलरी मुझे कोई मालूम नहीं है, आप कितनी दोगे, आप बताइए क्या दोगे। उन्होंने 3,000 बोला। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगा मैं, 2005 की बात है ये। उन दिनों कटफट के हमको नेवी में से भी 5 5 या 6 हज़ार मिलते थे, तो 3,000 मैंने सोचा यहाँ मिल जाएंगे, 2,000 पेंशन हो जाएगी, वही 5,000 हाथ में आएंगे, हम कर लेंगे। तो खैर वो उनकी जॉब को मैं ज्वाइन करने ही वाला था, तभी मैंने एक एंट्रेंस दिया था बीएड का। तो मेरा बीएड में नंबर आ गया। तो बात क्या हुई, छूटा क्या, सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी 3,000 की, और मिला क्या, बीएड करने का मौका। तो चलिए साहब, एक कॉलेज का भी जाने का चाव था। पहले तो प्राइवेट ही एग्ज़ाम देते थे, लेकिन ये कि रेगुलर पढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो मैं कॉलेज में आ गया और बीएड शुरू किया काफ़ी अच्छे मेहनत से। और बड़ा अच्छा सर्कल एक मुझे बीएड में काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे। फौजी तो मैं अकेला ही था, बाकी सब फ्रेशर थे, बहुत ही कम एज के। मैं 32 ईयर्स का था, तो मेरे से शायद एक ही जो स्टूडेंट थे वो मेरी इक्वल या मेरे से थोड़ा बड़े थे, बाकी सब 22 25 साल तक की एज के, 28 साल तक की एज के युवा लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की बात करते थे। बड़ी अच्छी अच्छी उनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता था कि यार ये पीसीएस क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। तो हालांकि उस टाइम मन में कुछ नहीं था, तो हमने वो बीएड उनके सहारे हो गई। अब बीएड के बाद किया, फिर स्ट्रगल, फिर एक प्राइवेट। मैंने अब बोला अब तो चलो बस बीएड कर लिया तो एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे, तो मैंने स्कूलों में ही बायोडाटा देने शुरू किए। तो तभी मुझे फिर एक प्राइवेट स्कूल से कॉल आई, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उन्होंने भी 3,000 सैलरी दी। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ज्वाइन योर स्कूल। वहाँ पे शुरुआत हुई। वहाँ शुरुआत के साथ साथ फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे रेजिडेंशियल स्कूल जवाहर नवोदय में मिली। वहाँ चला गया मैं 3 4 महीने के लिए, और उसके बाद फाइनली मेरी 26 दिसंबर 2006 को पहली गवर्नमेंट जॉब नेवी छोड़ने के बाद लगी, टीचर की। तो बहुत ही इंटीरियर इलाका, बहुत ही इंटीरियर गाँव का माहौल, और पैदल रास्ता 1 1.5 घंटा, और उस गांव में मुझे जाना था। हाई स्कूल में नौकरी लगी, गया मैं, और देख के मन में एक निराशा सी हुई कि यार सब कुछ, इतना सब घूम फिरने के बाद, सब कुछ देखने के बाद फिर ऐसी जगह रहना है। लेकिन एक शुरुआत करनी थी, तो हमने कहा भाई ठीक है, चलो रहते हैं, रुकते हैं, करते हैं इनके साथ, बच्चों के साथ। गांव के बच्चे थे, उनके साथ रहा, फिर उनका देखा कमजोरी क्या है, कैसी है, हमारी जैसी बैकग्राउंड के थे। तो खैर वहाँ मैं 1 साल रहा। उसके बाद वहीं से रहते रहते मन में आया कि यार ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ यहाँ एग्ज़ाम दे के कुछ मेहनत करेंगे, कहीं और निकलेंगे, बढ़ेंगे। तो फिर ये सचिवालय के फॉर्म आए हुए थे, वही उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 2007 की बात है, ये फॉर्म भी भर दिया था। तभी फिर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक इंटरव्यू दिया मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ टीचिंग पोस्ट के लिए। लेकिन 2 3 दिन रहने के बाद लगा कि नहीं, फिर ये फौजी माहौल है, और अब इस तरीके की लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना मुश्किल है। मैं वापस आ गया भारी मन से, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज़ थी, क्वार्टर था, सब कुछ था, अच्छा माहौल था, इंग्लिश बोलने को मिल रही थी। लेकिन नहीं हुआ, वो मन नहीं लगा, तो मैं आया। फिर वहाँ से फर्दर फिर मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में सिलेक्शन हुआ टीचिंग के लिए, मैं वहाँ चला आया। वहाँ आने के बाद फिर वहीं रहते रहते थोड़ा और पढ़ने की इच्छा हुई, तो एमए हिस्ट्री किया, एमए इंग्लिश किया, करता रहा कुछ ना कुछ। इसी दौरान वो समीक्षा अधिकारी वाला
उसका आ गया, 2 साल के बाद प्री होना था, तो थोड़ी बहुत जो भी तैयारी थी अपनी वो उसके प्री दिया, तो प्री मेरा क्लियर हो गया, समीक्षा अधिकारी का प्री। तो एक अच्छा एग्ज़ाम समझा जाता था, ये अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। तो ये जब क्लियर हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मन में कि यार प्री क्लियर हुआ है, तो अब मेंस के लिए लगो। तो फिर कुछ दोस्त है मेरा, एक विकास दोस्त है मेरा मेरे बचपन का, वो भी तैयारी में होता था, तो उससे थोड़ा डिस्कशन किया और उसने काफ़ी मेरी मदद की और बताया कि भाई ऐसे पढ़ना है, ये किताबें होती है, ये सब तो कर ले, ऐसा कर ले। तो हम दोनों ने एक साथ हमने मेंस दिया था और मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ था। तो इस तरीके से मेरा उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, एक अच्छी रेस्पेक्टेबल सी पोस्ट समझी जाती थी, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ आया, वहाँ आते आते फिर 2 फॉर्म एक साथ आए थे, ये लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों भरे। तो लोअर पीसीएस का रिजल्ट जल्दी आ गया, इसमें मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पाया था उसमें। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये पीसीएस वाला रिजल्ट भी आया, इसमें मुझे फिर ये उप शिक्षा अधिकारी, डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट मिली, तो ये सिलेक्शन हुआ। और नायब तहसीलदार के ज्वाइन करने की भी बात पे लोगों ने बहुत कहा कि भाई चले जाओ, कोई बात नहीं, सैलरी कम है, चले जाओ, आगे एसडीएम बनने का है, ये है। लेकिन मुझे थोड़ा परिवार का भी वो था कि भाई नहीं होगा इतनी कम सैलरी में, क्योंकि और फिर 4.5 महीने की ट्रेनिंग जो थी वो बिना सैलरी के करनी थी। तो मैंने कहा भाई किस्मत में होगा तो देखते हैं। तो ये चीज़ जो मिली है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और काफ़ी चीज़ छूटी भी हैं बीच में, लगता था हर 4 बार जो हम एसएसबी इंटरव्यू फौज के ऑफिसर बनने का चार्म, उसमें नहीं हुआ। फिर 1-2 एग्ज़ाम, एक जीसस एंड मैरी एक कॉलेज है दिल्ली का, उसमें रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। वहाँ उन्होंने लास्ट मोमेंट में बोल दिया कि 55% नहीं है पीजी में आपके, आप का तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। तो वो सब हुआ। और भी 1-2 जगह जहाँ उम्मीद बहुत ज़्यादा हो रही थी कि भाई सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ। तो युवा युवाओं को मतलब ये पूरा बात बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा कोई मोटिवेशनल लेक्चर स्पीकर तो नहीं हूँ, आम आदमी हूँ आपके जैसा। तो मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपसे क्या मिस हुआ है। आप उस चीज़ के लिए ट्राई कीजिए कि आपको क्या मिल चुका है, अभी भी आपके पास क्या है, और आगे आप जो आपके पास है उससे और आगे क्या अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ फिर ये देखो यार, सबसे बड़ी बात ये है, स्वस्थ शरीर से हम अगर पैदा हुए हैं, हमारे हाथ पैर ठीक है, हमारे सारे जो गॉड गिफ्ट दी हुई चीज़ है जो हमको बराबर मिली है अच्छी, स्वस्थ, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने साथियों को, कि इन चीज़ों पे विचार ना करके कि हमसे मिस क्या हुआ है, आप उस चीज़ पे विचार करो कि आज हमारे पास क्या है, और भविष्य के गर्त में तो क्या है, कोई कुछ नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना एक प्रयास जारी रख सकते हो, मेहनत अपनी जारी रख सकते हो और करते रहो। मैंने भी करीब करीब, अगर आज मैं बताऊँ तो मैंने करीब 40-50 इंटरव्यू, 40-50 रिटन टेस्ट अलग अलग तरीके के जो भी आते रहे देते रहे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हाँ, कभी आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कभी किसी ने मतलब खुद भी नहीं सोचा कि भाई हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाकी सीडीएस है, यूपीएससी के 1-2 एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग पोस्ट के, और अपने पीसीएस वाले ये दिए हैं, और छोटे जो भी समूह के दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी सारे इंटरव्यू अटेंड किए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है। इस प्राइवेट स्कूल्स के इंटरव्यू अटेंड किए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है। बिरला वालों का स्कूल है रानीखेत, उसमें सिलेक्शन हुआ है। हिसार में विद्या देवी इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के काफ़ी अच्छे मेरे रिटर्न हुए हैं, इंटरव्यू हुए हैं। लेकिन
नहीं हुआ वहाँ पे सिलेक्शन, हो सकता है लेडीज़ प्रेफर कर रहे हो, कुछ भी हो। और फूड स्टॉक स्कूल का इंटरव्यू दिया है, एशियन स्कूल देहरादून का इंटरव्यू दिया है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग टाइप के। ओबेरॉय होटल के लिए इंटरव्यू देने चला गया था मैं दिल्ली, सिक्योरिटी में मुझे वो रखना चाहते थे। तो काफ़ी अलग अलग इंटरव्यू दिए हैं। कहीं गैस एजेंसी के मैनेजर के लिए भी चला गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं यही आप लोगों को मतलब कहूँगा कि अपना कुछ टाइम के बाद, कुछ प्रयास के बाद, कुछ एग्ज़ाम, कंपटीशन, टेस्ट, इंटरव्यू देने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, आभास हो जाएगा, आपको भान हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। और जिस दिन फिर आपको ये ज्ञान हो गया अपने बारे में, ये आभास हो जाएगा अपने बारे में कि ये आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो आप उस जगह को अचीव कर लोगे। और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। और इसके कोई शॉर्टकट तो नहीं है। कंटिन्यू मैं बताना चाहूँगा आपको, जो 94 में मेरी बीए हुई थी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, इन दोनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ने फिर मेरी पीसीएस भी क्वालिफाई कराई। यही मैंने मेंस में दोनों सब्जेक्ट रखे थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इन एग्ज़ाम के लिए कभी कोई किसी तरीके की कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ मेरी स्टडी रही है। और कोई नोट्स वगैरह बोलते हैं वहाँ से मंगा लो, ये मंगा लो, कुछ नहीं। जो भी अपने बुक्स थी, बुक्स के बारे में ज़रूर मुझे सजेशन मिले हैं अच्छे लोगों से जिनके सिलेक्शन हो चुके थे। मेरा साथी विकास है, एक आईआरएस में निकली है हमारी परिचित भावना गुप्ता जी, उन्होंने बुक्स बताई थी। और भी जो दोस्त, जो भी सर्किल था, जो भी उन्होंने बताया, क्योंकि हम तो नए थे इस फील्ड में, हमको तैयारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फौज में रह चुके थे तो उसके बाद तैयारी किया ये सब। तो बुक्स पढ़ी, थोड़ा रीडिंग का वैसे भी इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी सारी अलग अलग किताबें अलग अलग टॉपिक की, अलग अलग राइटर्स की पढ़ी है। हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट रहा है, न्यूज़पेपर बचपन से ही पढ़े हैं, 6th क्लास से शायद आदत डल गई थी। और ये सब चीज़ें शायद कहीं ना कहीं काम आई है। और ये सो लंबा एक समय रहा है, 90 से के बाद से जो टच में बने रहने का, कुछ ना कुछ पढ़ने का, कुछ ना कुछ तैयारी करने का, शायद ये कहीं ना कहीं काम आया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रयास करते रहिए और हमेशा मन में ये रखना है कि हमको मिला क्या है, खोया क्या, वो अगर सोचोगे तो फिर मतलब कि रुकने जैसा आपका मन करेगा। ये सोचो कि हमको मिला क्या है और आज जो हमारे पास है, आगे हम इसको क्या और इससे हम अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा लगेगा तो आप इसको फॉलो करिएगा, और भी लोगों की बातें सुनिए और ये एक आम आदमी की बात आप तक पहुंचाई। थैंक यू।